तो हेलो हेलो एवरीवन। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग बहुत जल्दी एमएजी 2 में जो आपकी आरटीसी है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, तो उसको हम लोग करेंगे। आरटीसी आप सबको पता होगा, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो देखिए हमारे पास जून 2010 से पेपर अवेलेबल है, तो हम लोग जून 2010 से करना स्टार्ट करते हैं। तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ओके विकास, नीचे कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये वर्ड आ गया है, मेफिस्टोफिल 20 ईयर्स ऑफ लिबर्टी। जैसे आप लोगों को पता है, मेफिस्टोफिल एक कैरेक्टर था डॉक्टर फॉस्टर्स में। अब देखिए क्या था, मेफिस्टोफिल क्या था, लूसीफर का सर्वेंट था। लूसीफर कौन था? वो हेल का रूलर था। तो उसमें आप देखिए क्या होता है, डॉक्टर फॉस्टर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है लूसीफर से कि मुझे 20 ईयर्स तक के लिए वर्ल्डली पावर और प्लेजर दो। तो लूसीफर कहता है कि मैं तुम्हें पावर नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपना सर्वेंट दूंगा जिसका नाम है मेफिस्टोफिल। और वो 20 साल तक तुम जो भी कुछ इससे कहोगे वो सब कुछ करेगा तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तुम्हें कोई पावर नहीं दे सकता। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेफिस्टोफिल 20 ईयर ऑफ लिबर्टी और डॉक्टर फॉस्टर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि अगर हम लोग फुल फॉर्म लिखना चालू करेंगे ना, तो फिर हम लोग का काफी मतलब एक तो वीडियो भी लंबा हो जाता है, फिर आप लोगों का टाइम वेस्ट भी होगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपके ये दो कीवर्ड हाईलाइट है, और डॉक्टर फॉस्टर, ये आपका पहला वाला है। ओके विकास, नीचे करेंगे। अब देखिए आप सब लोगों को पता है कि हैमलेट प्ले कहाँ पर सेट था, क्योंकि यहाँ पर जितने हैं जिन्होंने पहले क्लासेस किए उनको पता होगा हैमलेट प्ले किस जगह डेनमार्क। डेनमार्क डेनमार्क प्रिंस ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क। हाँ, प्रिंस ऑफ, हाँ, द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ये उसका पूरा वर्क नाम है ना। तो देखिए यहाँ पर डेनमार्क लिख के आ जा रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि आपका प्ले ये हैमलेट के बारे में पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके में ऐसा कोई भी और प्ले मेंशन नहीं है जो कि डेनमार्क में सेट है। तो आपके पास देखिए ये की वर्ड्स हैं, जहां से आपको पहचानना होगा। आप पूरी लाइंस को नहीं पहचान पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपको वो इंग्लिश जो है ना, वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। आपको कुछ की वर्ड्स को पहचानने होंगे। अब यहाँ पर देखिए डेनमार्क आ रहा है। ओके विकास, नीचे कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट आई एम फिट फॉर। तो देखिए ये इंग्लिश आपको समझ में आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं मॉडर्न इंग्लिश है। तो ये आपका प्ले है, जीबी शॉ ने लिखा था पिगमेलियन। तो यहाँ पर जो एलिजा, जो आपकी मेन प्रोटोगनिस्ट होती है, वो कहती है कि अब तुमने तो मुझे डचेस बना दिया है। क्योंकि पहले वो क्या करती थी, गली गली जाके मतलब सड़कों पे फूल बेचती थी और अपना जीवन व्यतीत करती थी। लेकिन अब कोई इंसान डचेस से तो फूल खरीदेगा नहीं। तो उसे कहती है अब व्हाट आई एम फिट फॉर, अब मैं क्या करूंगी। अब एक तो मैं डचेस तो हूं नहीं रियल की, तुमने मुझे केवल बनाया है शर्त जीतने के लिए। अब तो मैं जैसे अपना जीवन व्यतीत कर रही थी वो भी नहीं कर पाऊंगी। तो ये आपका प्ले है पिगमेलियन। तो अब देखिए आखिर डी वाले पे आते हैं हम लोग। आई एम इन द फायर, आई एम बर्निंग। तो यहाँ पे देखिए एंगर को डिनोट कर रहा है, क्या गुस्सा दिखा रहा है। आप लोग गुस्से में आप अबूला नहीं हो जाते हैं, जल जाते हैं जैसे। आई एम इन द फायर, आई एम बर्निंग। तो आपके पास एक ही ऐसा प्ले है जो कि मतलब एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इन सबको दिखाता है, और उस प्ले का नाम है लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑसबॉर्न। तभी देखिए मैंने एक और लाइन को हाईलाइट किया, आई एम इन द मड एट लास्ट। क्यों? क्या होता है ना, क्योंकि वो 4 साल से उसके पास एक ही कमरा होता है, और एक ही कमरे में वो रह रहा होता है, उसकी वाइफ रह रही होती है, और उसका दोस्त रह जाता है क्लिफ। वो उसकी उसकी 4 साल लाइफ मूवी नहीं की होती, उसने कोई तरक्की नहीं की होती, कोई प्रोग्रेस नहीं की होती। क्योंकि जब ये प्ले लिखा गया था तो वर्ल्ड वॉर 2 हो चुकी थी, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ था, हर जगह प्रॉवर्टी, गरीबी छा गई थी। तो लोगों को क्या कर रहे थे, जॉब नहीं मिल पा रही थी। तो देखिए यहाँ पर आई एम इन द फायर, आई एम बर्निंग। तो यहाँ पर वो अपने गुस्से को दिखा रहा है, लुक बैक इन एंगर। ओके विकास, नीचे कर लेंगे। अब देखिए आपका आखिरी वाला, ये तो सबसे सिंपल है, एस्ट्रोजन वेल्डेमिर, एस्ट्रोजन वेल्डेमिर। करेक्टर के नाम मेंशन कर दिए हैं इसमें। तो वेटिंग फॉर गॉडॉट, जो कि आपका लिखा है सैमुअल बैकेट, जो कि आपके नोबेल प्राइज विनर थे। देखिए मैंने यहाँ पर इसलिए आप लोगों को ये नहीं लिखा है कि मैं नाम लिख दूं या सारा कर दूं। अगर आप थोड़ा बहुत खुद भी लिखेंगे ना, तो आपको क्या होगा ना, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी याद करने में। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग देखते रहिएगा बाद में, लेकिन इसमें जो आप लोग पीडीएफ प्रिंट आउट कराएंगे वो बिल्कुल ब्लैंक कराइएगा, ताकि आप जब उस पीडीएफ पे वीडियो देख के हाईलाइट करेंगे रुक रुक के, तो आपको वो सारी चीजें अपने आप याद होंगी, अपने आप तैयार हो जाएंगी। और आप 1 से 2 बार में मुश्किल से हार्डली 4 to 5 आवर्स आपको लगेंगे, और ये सारी आरटीसी आपकी तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?
सर 5 ऑप्शन रहेगा, उसमें से 4 करना रहेगा। ऑप्शन देता है, उसमें से 4 करना होता है। ठीक सर, ठीक। और 150 आपकी वर्ड लिमिट्स होती है। तो देखिए सर 20 नंबर का तो आपका रेफरेंस हो जाएगा। द अबव लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ बुक रिटन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर। तो ऐसे करके 20 वर्ड का आपका ये हो गया रेफरेंस। 30 वर्ड का कॉन्टेक्स्ट लिख दीजिएगा और 100 वर्ड का अपना एक्सप्लेनेशन लिख दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन में आपको ज्यादा करके समरी लिखनी है ना। सर इसमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन या सिंबोलिज्म, थीम, ये ये सब तो कुछ? आपको लिखने की जरूरत नहीं, वो ज्यादा करके पोएट्री में आता है, मेन इंपॉर्टेंस होता है। अच्छा, इसमें ये सब क्योंकि नहीं सर है। हाँ, क्योंकि सर आपको मार्क्स का वो भी देखना पड़ता है ना कि आपका क्वेश्चन कितने नंबर का। अब यहाँ पर 5 नंबर का पूछ रहा है ना, तो 2 नंबर, तो 2 नंबर तो आपको वैसे ही दे देगा अगर आप सही से आरटीसी पहचान लेंगे। 1 नंबर आपको वो 150 वर्ड लिखने के दे देगा। लेकिन आपने गलत आरटीसी पहचानी और गलत लिखा तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर सारा खेल आपको केवल पहचानने का है, आपको सही आरटीसी पहचाननी है। ओके, तो अब हम लोग दिसंबर 2010 पे आते हैं। ओके विकास, नीचे कर लेना थोड़ा। अब देखिए यहाँ पर फॉस्टस आ गया है। अब देखिए हो सकता है कि आप अगर फॉस्टस आ गया है तो फिर आप लोग को आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन हो सकता है यहाँ पर वो फॉस्टस वर्ड के आगे एक तरह से वो डैश लगा दे, है ना, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स करते थे वैसा कर दे। तो आपको याद रखना है कि सेकंड लास्ट लाइन में देखिए, गॉड ट्रस्ट इन द मैजिक गॉड अगेन। अब देखिए मैजिक, उसे क्या चाहिए था, मैजिक ही तो चाहिए था। वो उससे क्या कहता है लूसीफर से कि मुझे मैजिक दे दो। तो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मैजिक नहीं कोई पावर दे सकता हूँ, मैं तुम्हें अपना सर्वेंट दे दूंगा मेफिस्टोफेलिस। अब देखिए क्या होता है, डिस्पेयर इन गॉड। और वो भगवान पर ना भरोसा करके डेविल पे भरोसा करता है, है ना। तो देखिए ये कुछ की वर्ड्स हैं जहां से आपको आसानी से चीजें समझ में आएंगी। तो आपको इन सब चीजों को, कीवर्ड्स को ही याद करने हैं। फॉस्टस तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा समझ में। अगर फॉस्टस के आगे उसने वो अंडरलाइन कर दिया या लाइन की थी और आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकता है, गॉड या ट्रस्ट इन बेल्जर, मैजिक या गॉड अगेन। जैसा आप लोगों ने देखा नहीं था, आप लोगों ने मैच लखनऊ में देखा था, आप सब लोगों ने शेडवल के आगे उसने क्या किया था, ऐसे करके डाइस लगा दिया था ना। अमित सर याद है आपको, जी जी सर, है ना। तो कई फॉस्टस के कई आगे भी वो, जगह। हाँ फॉस्टस के भी आगे वो आपके साथ ये कर सकता है ट्रिक। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है कि गॉड, मैजिक, गॉड अगेन, तो ये सारी चीजें आपके एक ही प्ले में हो रही थी, डॉक्टर फॉस्टर। ये सारी चीजें आपके इसके बहुत कीवर्ड्स होते हैं। हर प्ले के 4 से 5 कीवर्ड्स होते हैं, आप उसी के थ्रू आप पूरे प्ले को पहचान लेते हैं। सर ये बिल्जेबब भी बहुत अच्छा कीवर्ड है, बिल्जेबब। हाँ देखिए, बिल्डअप, गॉड, मैजिक, गॉड अगेन, क्योंकि वो मैजिक ही तो चाहता था, वो अपनी लाइफ को आसान बनाना चाहता था। मैजिक से क्या होता है, आपकी लाइफ आसान हो जाती है। वो शॉर्टकट लेना चाह रहा था ना चीजों को पाने के लिए। ठीक है विकास, नीचे कर लेंगे। अब देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था इमेजिनेशन और पोएट्स पेन। तो शायद गार्गी ने मुझसे कहा नहीं था कि इमेजिनेशन या हम लोग पोएट्स पेन क्यों। देखिए आपके पास ऐसे केवल 2 राइटर्स मेंशन है जो कि पोएट भी है और ड्रामेटिस्ट भी है। अब ये अमित सर बताएंगे कौन कौन थे सर वो। टी.एस. एलियट और शेक्सपियर। हाँ, तो देखिए टी.एस. एलियट और शेक्सपियर, देखिए इनको याद है। तो यहाँ पर आप पास पोएट्स पेन लिख लीजिएगा, इमेजिनेशन, क्योंकि देखिए शेक्सपियर की जो इमेजिनेशन थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। और जो आपके टी.एस. एलियट थे वो एक तरह से वर्सटाइल थे, पोएट भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, क्रिटिक भी थे, तो उन्होंने ज्यादा एक्टर्स को टच किया। लेकिन अब जब इमेजिनेशन की बात आती है तो कोई भी शेक्सपियर को नहीं एक तरह से पा सकता है। तो यहाँ पर इमेजिनेशन और पोएट्स पेन। और ये देखिए आपका स्टैंडर्ड बहुत रिपीट हुआ है, तो देखिए यहाँ पर विकास ने आर भी लिख रखा है। और ये आपका प्ले है मिडसमर नाइट ड्रीम बाय शेक्सपियर। ओके विकास, अनुराग नीचे सर, कर लेना। जी जी। ये थोड़ा सा इसको समझाएंगे, क्या रहा है इसमें, इस पैरा में? देखिए सर इसमें आपको वो सब पढ़ने से कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए आपने वो समरी देखी थी प्ले की। जी सर जी, एनिमेशन वाली। हाँ, एनिमेशन वाली समरी में देखिए क्या होता है, वो उन सबको एक तरह से अपोजिट कर देता है ना, वो गलती कर देता है ना, वो जो लव फ्लावर वाला पोर्शन होता है वो किसी और के ऊपर डाल देता है। जी जी जी।
और वो किसी और के ऊपर डाल देता है ना, तो फिर क्या होता है, कैसे लव एक्सचेंज हो जाता है ना, वो किसी और से प्यार करने लगती है, वो किसी और से प्यार करने लगता है। जी सर। विकास सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, मेरे को देखना है ऊपर का। है ना, तो वही आपको यहाँ पर विकास जी समरी जरा लिख एक बार, के दे देनी। हाँ थैंक यू। है ना, तो वही आपको केवल समरी लिखनी है। तो टर्न देम टू शेप, तो कहता है उनको वापस से वैसे ही बना दो जैसे वो थे। समझ गया सर, याद आ गया। है ना, तो आपको देखिए यहाँ पर आप लोग केवल एक दो आरटीसी ऐसी हैं जैसे टू बी और नॉट टू बी, उनको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कीजिएगा। बाकी में क्या कीजिएगा, 90% समरी लिख के आइएगा। वरना आप लोग जो कोटेशन याद करके जा रहे हैं, ये सारी चीजें याद करके जा रहे हैं, ये आप लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि 5 नंबर का पेपर है। 2 नंबर तो आप लोगों को आरटीसी पहचानने के देगा। अगर आपने आरटीसी सही पहचानी, आपको 2 नंबर दे देगा, और 1 नंबर आपको दे देगा 150 वर्ड लिखने के। तो आपको 3 नंबर आसानी से मिलेंगे। अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि हमें 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, तो वो आपको देगा भी नहीं। तो इसलिए इधर इतनी मेहनत आपको करनी भी नहीं है। आपको जो मेहनत करनी है वो जो रिमेनिंग 4 आंसर है उनमें करनी है, अच्छे से कोटेशन लिख के, ये सारी चीजें लिख के, है ना। ठीक सर। है ना, तो 90% समरी लिख के आइएगा। विकास नीचे कर देंगे। अब देखिए, एज फॉल्स एज दिक्कत ओथ। देखिए ओथ क्या होता है, कैसे शपथ लेना होता है ना। अब शपथ कौन लेता है, कोई बताएगा। किंग किंग सर। हाँ, किंग लेता है। अब आपके में कौन सा ऐसा प्ले जो राजा महाराजाओं के ऊपर है। हेमलेट सर। हाँ, हैमलेट। तो देखिए यहाँ पर जो ओथ वर्ड आ जाएगा, तो उससे आप लोग समझ जाइएगा कि वो हैमलेट है। एज फॉल्स एज दिक्कत होती है। देखिए फॉल्स इसलिए बता रहा था ना, क्योंकि उसने उसके भाई को मार के, अपने भाई को मार के वो गद्दी पे बैठ गया था। झूठी एक तरह से वो शपथ ले रहा था। विकास थोड़ा सा स्क्रीन को इधर कर देना, ताकि ये लोग शेक्सपियर देख लें कि ये शेक्सपियर का प्ले है हैमलेट। ठीक है, तो प्लीज जो भी पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं या जिनका भी कुछ है, तो आप लोग क्वेश्चन पूछते रहिएगा। आप लोग के डाउट यहीं पर सॉल्व होते रहेंगे। हाँ, जी बोलिए काजू जी। हेलो सर। एक्चुअली हाँ, मैंने तो हेलो। अभी कोई स्टार्टअप ही नहीं किया, मैंने तो ड्रामा का तो हाथ भी नहीं लगाया, मतलब कुछ नहीं पढ़ा है। ये तो मेरी फर्स्ट क्लास है और मैं अभी सुन रही हूँ और समझ रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एक काम कीजिए, अभी आप क्लास में देखिए, बाद में इसकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है ना, तो ओके। आप आराम। और देखिए इसमें आप कुछ, हाँ बोलिए। ओके। एक्चुअली मैंने लास्ट पोइट्री वगैरह की क्लासेस भी नहीं अटेंड करी है, तो क्या मेरे को उसकी रिकॉर्डेड वीडियो मिल सकती है? हाँ, इसकी भी आपको मिल जाएगी, है ना। थैंक यू सर। ओके, तो आप प्लीज हो सके तो आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ डाउट आ रहे हैं, आप उसको पूछिए, और आप ये क्लास को देखें, तो आपको थोड़ा अभी बहुत तो तक मैं समझ बस में आएगा देख ही। रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ रीड नहीं किया है, तो मुझे पता नहीं है कि कौन से चैप्टर का क्या है, राइटर वगैरह मैंने कुछ अभी स्टार्टअप नहीं किया इसका। मैं अभी पोइट्री पे ध्यान दे रही थी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। ये छोटा चैप्टर है, ऐसी कोई मतलब छोटी यूनिट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर। ओके, उसका विकास नीचे कर लेना। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो वर्ड अंडरलाइन किए, क्रिएटिंग अ न्यू स्पीच फॉर हर। अब आप लोगों सबने वो प्ले पढ़ा था, कृतिका ने भी पढ़ा है, अमित सर ने भी पढ़ा है, गार्गी है कि नहीं है, नीरा ने भी पढ़ा है। अच्छा ये बताओ, वो कौन सा डायलेक्ट में बोलती थी अलीजा। उसका लोकल डायलेक्ट था, क्योंकि वो फ्लावर बेचती थी वो, मतलब रॉयल कोर्ट से उसका रिश्ता नहीं था, इसलिए। हाँ, लेकिन वो कौन सा, वो डायलेक्ट कौन सा था जिसको जिससे बोलती थी। नहीं, रीजनल लैंग्वेज ये आप लोग सब सही ठीक है, लेकिन डायलेक्ट कौन सा था। जैसे चौथर ने कौन सा डायलेक्ट में लिखा था। सर मिडिल इंग्लिश। हाँ, हाँ देखो, चौथर ने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिखा था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, कैंटरबरी टेल्स ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिखा गया है। जी। अब वो जो अलीजा जो डायलेक्ट बोलती थी, उस डायलेक्ट को कहा जाता था कॉकनी डायलेक्ट, COCKNEY, जो कि जैसे अभी आपके नजर सर ने लिखा है लोअर क्लास, जो मतलब गरीब लोग होते थे, पुअर लोग होते थे, वो इस डायलेक्ट में बोलते थे। अब क्या होता है, इस प्ले में क्या दिखाया गया था, दो प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर हिगिंस और कॉलोनियल पिकरिंग करके होते हैं, कर्नल पिकरिंग। हाँ, ये दो प्रोफेसर होते हैं, इनमें बेस्ट लगती है कि कहता है
कि मुझे आप केवल 6 महीने का टाइम दीजिए। प्रोफेसर हिगिंस उससे 6 महीने का टाइम मांगता है। कहता है मैं इसको बिल्कुल डचेस बना दूंगा और कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये मतलब ये वो लड़की है जो कि सड़कों पे फूल बेचती थी। तो कह रहा है ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहता है बस 6 महीने का टाइम दो। तो वो उसको वो जैसे अमीर लोग सारे बर्ताव करते हैं वो सारी चीजें उसको सिखाता है, उसको बोलने का तरीका सिखाता है, शब्दों को कैसे प्रोनाउंस प्रोनाउंस किया जाता है, ये सारी चीजें बनाता है। तो कहता है क्रिएटिंग अ न्यू स्पीच फॉर हर, उसके बोलने के तरीके को चेंज करता है। अब जब आपको बोलने का तरीका को चेंज कर देगा, आपको मतलब प्रिंसेस मतलब जैसे आप प्रिंसेस की तरह वो आपको डचेस बना देगा, तो क्या करेगा? दैट सेपरेट क्लास फ्रॉम क्लास एंड सोल फ्रॉम सोल। पहले एलिजा कहाँ से आ रही थी? एक लोअर मिडिल क्लास से आ रही थी। अब वो कहाँ से आ गई जब वो डचेस बन गई? एलीट क्लास से। एलिट आ गई है ना। दैट सेपरेट क्लास फ्रॉम क्लास एंड सोल फ्रॉम सोल। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्रिएटिंग अ न्यू स्पीच फॉर हर। पहले वो कॉकनी डायलेक्ट बोलती थी, क्योंकि ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये डायलेक्ट आपको मेंशन करना पड़ेगा अपने वर्क में कि एलिजा कौन से पर्टिकुलर डायलेक्ट में बोलती थी। ये स्पेलिंग आपका सब बता दीजिए। COCKNEY। ठीक है, ये मैंने आंसर में लिखवाया भी आप लोगों को। आप लोग को जब दोबारा रिवाइज करेंगे तो आप लोग को याद आएगा। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स को आपको याद करना है। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वर्ड समरी से, तभी मैं आप लोगों से मैंने कहा था कि मूवी को देखिए, तो मूवी से क्या होता है ना, आप लोग को चीजें ज्यादा से ज्यादा समझ में आती हैं। आउटसाइड द चर्च बेल स्टार्ट एंड रिंगिंग। अब देखिए चर्च कौन लोग जाते हैं ज्यादा करके? आम आदमी जाता है ना। आपने वो वाली चर्च गोइंग पढ़ी थी। तो देखिए आउटसाइड द चर्च बेल स्टार्ट। अब इसमें देखिए क्या है, शेक्सपियर के जितने भी कैरेक्टर होते थे वो सारे राजा महाराजा वाले होते थे, तो उनका तो चर्च से बेसिकली कोई एसोसिएशन होता नहीं था, उनका नाम मात्र का होता था। लेकिन एक जगह हैमलेट प्ले में भी चर्च आया है। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर आउटसाइड द चर्च लिखा होगा और एंड बेल स्टार्ट रिंगिंग, तो आपका प्ले होगा लुक बैक इन एंगर। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि वो लोग वो अपना मतलब जाते हैं चर्च में, जाते हैं ना, क्योंकि वहां पर रिचुअल्स होती है ना कि हर संडे को आप लोग चर्च पे जाएंगे। तो वही सारी चीजें बता रही है कि आउटसाइड द चर्च बेल स्टार्ट एंड रिंगिंग, की मतलब अब चर्च का समय हो गया, आप आइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल लुक बैक इन एंगर की समरी लिख देनी है बस। 5 नंबर का पेपर है, आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। आप इन सब चीजों पर ध्यान ना दीजिएगा कि ये कौन सा एक्ट कौन सा सीन पे लिया गया है। इतना कोई भी डेप्थ में जाके ना ही आपको एग्जामिनर पड़ेगा ना ही आपको याद होने वाला है। तो आप वहां से नंबर ज्यादा लीजिए जहां से क्वेश्चन पेपर बड़ा होता है। जैसे जहां से क्वेश्चन पेपर 20 नंबर का है, जैसे आपके 4 आंसर क्वेश्चन 20-20 नंबर के हैं, तो वहां पर आप अच्छे से कोटेशन और इन सब को लिखे। यहाँ पर आप केवल लाइन को पहचानिए और समरी उठा के लिख दीजिए। अब ये लुक बैक इन एंगर कौन सा ड्रामा था, कौन सी कैटेगरी में आता था? कोई बताएगा? हमें सर कृतिका तुम सबने ये पढ़ा है? अगर रिवाइज कैसा किया सर? होगा एक बार तो। लुक बैक ये जो कैसे? ड्रामा है ये लुक बैक इन एंगर जो ड्रामा है, ये कौन सी कैटेगरी में आता था? कैटेगरी मॉडर्निस्ट है, मॉडर्निस्ट नहीं ड्रामा। वो तो आप एज बता दे रहे हैं। एक किचन सिंह ड्रामा आप लोगों ने पढ़ा नहीं था? मैंने बताया था, लिखवाया था। हाँ हाँ याद आया सर याद। हाँ, किचन सिंह ड्रामा। ठीक है, और यहाँ पर एक फेस कॉइन होता है एंग्री यंग मैन का। तो ये 2 चीजें याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ राइटर्स थे जिन्होंने गवर्नमेंट जो भी स्कीम बनाती थी उसको अपोज करते थे और मतलब उसका विद्रोह करते थे। तो उन राइटर्स में आपका किंग्सले एमिस और जॉन ऑसबर्न ये भी शामिल थे। तो आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब आप लोग मूवीज को देखिए और धीमे धीमे करके एक एक आंसर लिखना चालू करिए। ओके विकास, नीचे कर दें। विकास इसको एक बार दिसंबर का हो गया ना? जून, अब हम लोग जून 2011 के आते हैं। विकास इसमें एक बार रिकॉर्डिंग को ऑफ करके फिर ऑन कर देना ताकि हम लोग देख लें।